चलिए सबसे पहले आकाश राज माइक ऑन कीजिए अपना। आकाश राज माइक अपना ऑन कीजिए। चलिए आप बताइएगा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? यूनिट वेक्टर A vector whose magnitude is equals to 1. ठीक है, चलिए आप बताएंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा? So vectors are those quantity which have magnitude as well as direction and follow ये addition rule of वेक्टर लॉ ऑफ physics. एडिशन। Yes, vector law. चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब अंकित की बारी है। चलिए अंकित कुमार, आवाज जा रहा है? आप बताइएगा लाइक वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? लाइक वेक्टर का डेफिनेशन बोलिए अंकित। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए, इतना देर टाइम नहीं है। वीवो से जो ज्वाइन है, वीवो से, वो माइक ऑन करेंगे अपना। वीवो 18 से जो ज्वाइन है वो अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए डॉली, चलिए आप बताइएगा लाइक वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? The magnitude of the vector having magnitude is unit. लाइक वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं बोले, लाइक वेक्टर का डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सर बताते, if two vector have same magnitude and direction, then both vector is known as like vector. ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं, है ना। हम लोग पिछले क्लास में रिप्रेजेंटेशन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन वेक्टर का देख लिए थे। फिर से एक आध क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। और बहुत लोग तो बना के नहीं भेजे, कुछ लोग भेजे थे, होमवर्क दिए हुए थे 6, 7, 8, है ना। तो बहुत लोग तो बनाए ही नहीं भेजे हैं और बहुत लोग बना के भी भेजे हैं, है ना। ऐसे भी अब ऑनलाइन क्लास, अब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑफलाइन क्लास चालू करने वाले हैं अगले सप्ताह से, ठीक है। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना होगा वो अलग से हमको मैसेज और फोन जो भी करना है कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अब बंद, सीधा ऑफलाइन क्लास अब चालू हो रहा है। ऐसे भी सरकार 6 तारीख से क्लास चालू कर रहा है, हम लोग उसके पहले ही 1-2 दिन कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। इस सप्ताह आज कौन सा दिन है? आपका बुधवार है, यानी एक क्लास शुक्रवार को चलेगा, सोमवार से ऑफलाइन क्लास चालू, ठीक है। जिनको कष्ट होगा फोन कर लीजिएगा, सेंटर पर आके मिल लीजिएगा, ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं हमको ऑन ही लाइन क्लास करना है, तो उनके लिए भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, उनको भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको भी फोन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप अलग से बनेगा फिर। ऐसा नहीं कि इस पर ये ग्रुप खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि जो ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको ऑनलाइन से मतलब नहीं है, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको ऑफलाइन से मतलब नहीं है ना। फी दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ बात समझने की कोशिश करते हैं। 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर, है ना। अब उसके आगे की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर के आगे की बात करते हैं। देखिए अगर समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत सिंपल है, बस समझ लीजिए। हम 2 डायमेंशनल वेक्टर का एक एग्जाम्पल वेक्टर ए देते हैं, और अगर मान लीजिए कि वो है -2i + 3k है, ऐसा कोई वेक्टर है,
तो रिप्रेजेंटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आई के को आई, जे को जे के रहेगा उसको देखना है। आई के है तो सबसे पहले दो एक्सिस बनाइए, एक अब आई है तो एक्स बनेगा, एक्स को एक्स मानिए, लेकिन अब के है, बाई तो है नहीं, तो इसी को जेड मान लीजिए। यानी कि जो नहीं रहेगा उसके बदले दूसरा को आप मानिएगा, हर हाल में ये सही होगा, गलत नहीं होगा। अब बताइए, आई में जाना है -2 यूनिट, यानी -2 इधर होगा कहीं, के में जाना है 3 यूनिट, यानी इधर होगा कहीं, दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका ये वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए। आप बताइए किन्हीं को कष्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D वेक्टर में, तो हमको क्लियरली बताइए, क्योंकि नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब हम 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। समझ लीजिए बात को, किन्हीं को भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, उनको लिए फिर से एग्जाम्पल बताएंगे। ऐसे पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, रिवीजन के तौर पर सिर्फ अभी दिए थे हम। किन्हीं को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो हमको बताइए, हमको बताने की कोशिश करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। प्राची समझ में आ गया है आपको? निशु प्रिया समझ में आ गया है? सब लोगों को समझ में आ गया है? बाद में ये नहीं कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया है। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D वेक्टर, 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अब करना है, ठीक है? तो सबसे पहले 3D वेक्टर को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो उसको लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल यानी 3D वेक्टर, ठीक है? 3D वेक्टर। अब 3D वेक्टर को ऑल्सो स्पेस का वेक्टर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस वेक्टर, स्पेस वेक्टर कहा जाता है ना? और 3D वेक्टर जो होगा उसकी बात को करते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? तो इसका एग्जाम्पल जो होगा आपका 2i + 3j + 4k, इस तरह से रहेगा। इस बात को समझ लीजिए, मतलब 2i + 3j + 4k ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी होगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं ए बी सी। मतलब ए बी सी यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेरिएबल इसलिए माने हैं कि आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, जब जब 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आपको जानते क्या करना पड़ेगा? एक डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बा, समझ रहे ना? यानी क्यूबॉइड या क्यूब की बात करते हैं, वो बनाना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से, यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए, एकदम परफेक्ट आपको लग रहा होगा कि हम कमरा आपका बना दिए, क्यूब बना दिए हैं। देख लीजिए पिक्चर में एकदम 3D पिक्चर आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि क्या है ये, जो कि कोई कष्ट है। देखिए ऑरिजिन हम यहाँ मानते हैं, यहाँ पर अगर ऑरिजिन मानेंगे 0 0 0, तो दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला लाइन जो है आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर की ओर गया है उसको जेड एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड एक्सिस कहते हैं। अब आपने रूम की बात कीजिए, आप रूम आने अपने कमरे की बात कीजिए, जहां बैठे हुए हैं उसको बात कीजिए। तो रूम में देखिए, इसी रूम में बैठे होंगे, तो देखिए नीचे से जो दीवार आ रहा है उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, और उधर जो दीवार जा रहा है नीचे वो वाई एक्सिस मान लीजिए, और जो ऊपर की ओर दीवार जा रहा है उसको जेड मान लीजिए। तो आपका कमरा, आपका रूम, आपका घर जो होता है 3D पिक्चर होता है। क्या होता है? 3D पिक्चर होता है। और आपका बेड, आपका फर्श, आपका छत, आपका दीवार जो होता है 2D पिक्चर होता है, 2 डायमेंशनल कहते हैं। और लाइन किसको कहते हैं? डंटा को। डंटा को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, यानी 1 डायमेंशनल कहते हैं।
तो याद हो गया, 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन, 2 डायमेंशन मतलब ये दीवार, बोर्ड, जो भी है प्लेन सरफेस, और 3D मतलब आपका घर, रूम, ये 3D कहते हैं। तो उसमें एक्स वाई जेड होता है, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो पोर्शन है नीचे एक्स वाई वाला, ये आपका रूम, जिस पर पलंग लगा है, जिस पर चौकी लगा है, जिस पर आप बैठे हैं, जो फर्श पर बैठे हैं वो 2D है, और उसके ऊपर भी 2D है, ये दीवार भी 2D है। अब जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए क्या करना चाह रहे हैं, वो बात समझ लीजिए। पहले हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। जानते हैं ये वेक्टर किधर है, वेक्टर है जो अभी पिक्चर बना रहे हैं वो वेक्टर है किधर, आखिर उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट किए हैं किधर है, तो एक बात समझ लीजिए, क्या आपके दीवार में कहीं सटा हुआ है वेक्टर ए? नहीं, हवा में है, स्पेस में है। कहिए कैसे सर स्पेस में है, तो उस बात को समझिए। आप एक डंडा ले लीजिए बड़ा सा, क्या ले लीजिए, डंडा ले लीजिए बड़ा सा, उस डंडा को दीवार के एक कॉर्नर से सीधा दीवार में सटा कर रख दीजिए, तो हो गया 1 डायमेंशनल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। उस डंडा को नीचे फर्श पर बिछा दीजिए, यानी पलंग पर बिछा दीजिए, कॉर्नर में सटा के, कोना में सटा के, तो वह रिप्रेजेंटेशन हो गया 2 डायमेंशनल वेक्टर का। उस डंडा को क्या कीजिए, कोना में सटा करके सीधा हवा में उठा दीजिए, तो हो गया 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। आगे बात समझ में आप लोग को? बोलिए जल्दी से, वो क्या हो गया आपका 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो 1D, 2D और 3D। बात समझ में आ गया? 1 डायमेंशन मतलब लाइन, या तो एक्स के अलोंग रहे, या तो वाई के अलोंग रहे, या तो जेड के अलोंग रहे, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब प्लेन सरफेस, मतलब ये बोर्ड रहे, अगल बगल दीवार रहे, या आपका बिछावन रहे, या आपका छत रहे। 3D, 3D का मतलब क्या हुआ, 3D का मतलब स्पेस, जो सीधा कोना से हवा में आ जाए। यानी आप ऐसा कह सकते हैं 2D वेक्टर जो होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होगा। 2D वेक्टर याद करिए, दिमाग में सोचिए, समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए, तब जाके बात बनेगी आपकी। हमने कहा 2D वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायगोनल, हिंदी में पढ़ के आए हैं तो विकर्ण, आयत का, वर्ग का, और अंग्रेजी में पढ़ के आए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो याद कीजिए, ध्यान से समझ लिया मेरी बात को। यानी कि 2D का मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर या क्यूब, वो होगा। 3D का मतलब होता क्यूब या क्यूबॉइड का डायगोनल, घन और घनाभ का विकर्ण, उसको हम लोग कहते हैं 3D। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अब समझ में आ गया? कि किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो ये बताइए। यहाँ पर देख लीजिए 3D वेक्टर, यानी इसी का रिप्रेजेंटेशन किए हैं। और तब यहाँ पर कुछ मानेंगे, अभी क्या मानेंगे वो सोचिए। वेक्टर ए का जो एक्स के साथ एंगल है उसको अल्फा माना गया है। वेक्टर ए का जो बी के साथ एंगल, बाई के साथ एंगल, उसको बीटा माना गया है। और वेक्टर ए का जो सी के साथ एंगल है, ये एंगल अलग एंगल है, उसको गामा माना गया है। क्या माना गया है? गामा माना गया है। अल्फा बीटा गामा, याद हो गया? अल्फा बीटा गामा, एक्स बाई जेड, आई जे के, ए बी सी, सब याद रखना पड़ेगा। सब 4 चीज माना गया है। अजीब है, आप सोचिए पहले ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आप पढ़े एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर पढ़े, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, लगातार आई जे के, एक्स बाई जेड। तो आई आया था एक्स के लिए, जे आया था वाई के लिए, और के आया था जेड के लिए। उसी तरह से अब आ गया अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसके लिए आया? एक्स के लिए। बीटा किसके लिए आया? वाई के लिए। और गामा किसके लिए आया? जेड के लिए। उसी तरह से आ गया ए बी सी, वहां मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ए किसके लिए आया? एक्स के लिए। बी किसके लिए आया? वाई के लिए। सी किसके लिए आया? जेड के लिए। सब लोग को याद हो गया सारा चीज? बोलिए जल्दी सब। हम पूछेंगे तुरंत मिटाएंगे तब, है ना? बोलेंगे सी किसके लिए आया? तो एक्स एक्सिस के लिए। जे कब किसके लिए आया? तो वाई एक्सिस के लिए।
ऐसे आपको फटाफट जवाब देना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप समझते हैं और 9th 10th 8th का मैथ थोड़ा भी पढ़ लिए है ना तो आपको मजा आ जाएगा। सब मैथ ही से मिक्स है ये, और नहीं भी पढ़े तो भी मजा आएगा, क्योंकि हम सब पीछे रिवीजन तो करवा ही रहे हैं ना। एक्स वाई जेड आई जे के ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इससे आसान क्या है? सब एजम्पशन है, एजम्पशन माना हुआ चीज है। आप बताइए फर्स्ट क्लास में जोड़ घटा पढ़े थे, वो भी माना हुआ चीज था। उसी तरह से फिर 6th क्लास में अलजेब्रा का एबीसीडी पढ़े हैं, और अब हम लोग मतलब जोड़ घटा पढ़े थे। अब 11th में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का जोड़ घटा पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए सब टर्म समझना जरूरी है। अब सोच लिए जोड़ घटाव से छुटकारा नहीं पड़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा तो वहाँ अलग तरह का फिर जोड़ घटाव आएगा, पता नहीं क्या आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब आपको जोड़ घटाव से छुटकारा नहीं। देखिए अलग कंडीशन का जोड़ घटाव पढ़ने के लिए पहले हम लोग इतना टेक्निक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अल्फा क्या है। अल्फा जो है वह एंगल है, क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए है एंड एक्स एक्सिस है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। बीटा जो है एकदम सुंदर सा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस है, इस बात को ध्यान में रहना चाहिए। और गामा जो है वह एंगल बिटवीन है वेक्टर ए एंड एक्सिस है। ए किसके लिए माना गया है? मैग्नीट्यूड फॉर एक्स एक्सिस। बी के लिए माना गया है मैग्नीट्यूड ऑफ जे एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस, और सी जो है जेड एक्सिस के लिए माना गया है। कोई कंफ्यूजन है तो हमको बतलाइए, कोई कंफ्यूजन है तो हमको बतलाइए, क्योंकि नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखना नहीं अभी है, लिखना है जब वीडियो अपलोड कर देंगे वहां से। लिखने के फेर में अभी रहेंगे तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो लिखने का कोई फायदा हुआ नहीं, है ना। जब समझ ही में नहीं आया तो लिखने का क्या फायदा? बोलिए हम पूरा कॉपी रखे हुए हैं, पीडीएफ बना के दे देंगे आपको, उतार लीजिएगा, हमको 20-25 हजार रुपया दे दीजिएगा, है ना, फी के रूप में। इसलिए लिखिए नहीं, बात समझिए, पहले समझना है उसके बाद बाकी काम कर। लिखने का काम जब मन करे, रात में उठ करके, दिन में उठ करके, जब भी मौका मिले, है ना। आप YouTube से वीडियो से लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। चलिए बात समझते हैं अच्छी तरह से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी और संभावना यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन था, इसका उल्टा होता है रेजोल्यूशन, मतलब कंपोनेंट में विभक्त करना, बांटना। रेजोल्यूशन का मतलब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिवाइडेड करना, बांटना, या इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगल मतलब आयत का कंपोनेंट, यानी एक्स और वाई के अलॉन्ग कितना जाएगा उसको निकालना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। इस बात को समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो अब वो समझते हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसको ले जाइएगा? 1D को तो ले नहीं जा सकते हैं आप, क्यों? तो एक्स के अलॉन्ग है ही, वाई के अलॉन्ग है ही, तो उसको क्या तोड़िएगा। इसीलिए हर हाल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब निकलेगा तो किसका निकलेगा? आपका 2D प्लेन का और 3D वेक्टर का, यानी 2D का और 3D का। तो सबसे पहले यही होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रेजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर। ये नेक्स्ट हेडिंग है आने की, कमिंग, जो आ रहा है आपका, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रेजोल्यूशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है उसका जो हम आगे पढ़ रहे थे। आपकी बार वेक्टर रिप्रेजेंट क्या रहेगा? जैसे यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर वेक्टर पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, इस बात को समझिए। वेक्टर यहाँ पर क्या किया रहेगा, रिप्रेजेंट किया रहेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। ठीक है। तो बात समझ लीजिए, 2D वेक्टर यानी रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक वेक्टर ए जो है रिप्रेजेंट किया हुआ पहले से कि वेक्टर ए है, इसके साथ साथ किसी न किसी एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसके इधर से एंगल थीटा दिया है। मतलब एक क्वेश्चन हुआ, इसका अब आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल के दिखलाना है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। अगर वाई जेड प्लेन रहता तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल के दिखाते हैं, और एक्स जेड रहता तो एक्स और जेड निकाल के दिखाते हैं। जो रहेगा उसके अलावा निकलेगा। इसको निकालेंगे कैसे, तो 10th क्लास का बेसिक मैथ से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट पकड़िएगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा। फिर देखिए गौर से समझ लीजिए, सबसे पहला स्टेप इसका सॉल्यूशन का क्या है, वेक्टर के एंड पर जाइए और जिधर से एंगल दिया है ना उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ऐसे क्या कीजिए, जिधर वेक्टर दिया हो जिधर एंगल है उस तरफ परपेंडिकुलर डाल दिए, 90 डिग्री बना दीजिए। तब कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, मैथ में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और इसको बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरो हटा दीजिएगा। तो अब जरा गौर से समझने की हम कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। एक साइन थीटा फार्मूला होता है और एक कॉस थीटा फार्मूला होता है, ये बात समझ लिए। दो ही यूज होता है मेनली फिजिक्स में और वेक्टर में, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा समटाइम। तो साइन थीटा और क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा बराबर होगा बाई बटा ए, इस बात को समझ लीजिए। और कॉस थीटा बराबर होगा यहाँ पर आपका बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एक्स बटा ए होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये फार्मूला सब लोग को समझ में आ गया, बोलिए यहाँ से, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। इसमें अगर जो लिखे हैं ये काम किए हैं, इसमें अगर कोई कष्ट है तो हमको बोलिए, एकदम आराम से बोलिए, दिल खुल के बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। किन्हीं को कोई कष्ट, बिल्कुल नहीं ना, तो आगे मैं बढ़ जाऊं ना। देखिए अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हमको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी ये तिरछा गुना करना है। बाई बराबर होगा आपका ए साइन थीटा होगा, क्या होगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ एक्स बराबर आप लिखेंगे ए कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देखिए अगर आप तेज बनना चाहते हैं, होशियार बनना चाहते हैं, दूसरे से फास्ट चलना चाहते हैं, तो साइन थीटा बहुत दिन याद किए कि बाई बाई ये होगा, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। अब उल्टा याद कीजिए कि परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, इससे फास्ट हो जाइएगा। जैसे ही पता चला कि ये बाई है तो फट से यहाँ पर लिख देंगे ए साइन थीटा, यानी हाइपोटेनस फट से लिख देंगे, यानी कि अब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसी तरह से यहाँ x बराबर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट फट से एक cos थीटा लिख देंगे। और अब बताइए x का भी कंपोनेंट आ गया, y का भी कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ तक में कोई कष्ट, ऐसे ही कंपोनेंट निकलता है। अब फाइनली अगर वेक्टर a लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट में पहले आप लोग x कोऑर्डिनेट लिखते थे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है, आप कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि पहले एक्स ही कंपोनेंट लिखेंगे तब वाई कंपोनेंट, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है कंपोनेंट बाई है, जो पॉजिटिव बाई की ओर है कि निगेटिव बाई की ओर है, ये आप लोग बोलिए। ये पॉजिटिव बाई की ओर है कि निगेटिव बाई की ओर है, तो पॉजिटिव बाई की ओर है। पॉजिटिव बाई के लिए आई लेते हैं कि जे लेते हैं कि के लेते हैं कि माइनस आई लेते हैं कि माइनस जे लेते हैं कि माइनस के लेते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव आई के लिए जे लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा, और जे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने में इसको मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से कॉस थीटा प्लस आई में है कि माइनस आई में है, ये देख लीजिए। तो ए कॉस थीटा जो है वो भी प्लस आई में है,
तो यहाँ बीच में प्लस हो गया। यानी कि इस फिगर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। फेयर कॉपी बाद में बनाइएगा, कहाँ से बनाए वो समझिए। और अगला जो क्वेश्चन है आपको इधर दे रहे हैं, यानी अगला एग्जाम्पल आपके लिए है। फिर से ये एक्स है और ये वाई है। वेक्टर अब की बार इधर ही है, फिर से जिधर था वो, लेकिन ये वेक्टर बी है। लेकिन इधर से एंगल अब की बार थीटा दिया है। थीटा किधर से दिया है? इधर से एंगल दिया है। इस बात को समझ लीजिए, थीटा इधर दिया हुआ है। तब इसका रेक्टेंगुलर या रेजोल्यूशन कंपोनेंट निकाल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जिससे हम आपको लिंक भेजते हैं। उसी नंबर पर फोटो खींच करके रिप्लाई करके डायरेक्ट आंसर हमको बना के भेजिए। जल्दी से फास्ट में देखते हैं कि कौन कितना फास्ट हमको बना के भेजते हैं। और कौन भेजे हैं? अंशु कुमारी, बी साइन थीटा जे कैप। गलत है आपका अंशु। साइन थीटा आएगा एक्स में और कॉस थीटा जाएगा जे में। शुभम कुमार, बहुत दिन के बाद आपसे लगता है दर्शन, कहीं क्लास व्लास गड़बड़ नहीं कर रहे थे आप? बी साइन थीटा जे कैप आपका भी गलत हो गया है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, हम बताते हैं, डायरेक्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने कहा कि जिधर आपका एंगल रहेगा उधर उसको परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे परपेंडिकुलर डालना है, ये वाला। जब यहाँ 90 डिग्री डालिएगा तो ये बाई है और ये आपका एक्स है। देखिए एक्स इधर होगा, ये वाला। और आपको पता है कि अगर साइन थीटा लिखिएगा तो साइन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर आपकी बार एक्स है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये सब बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्स बाई बी हो गया आपका, इसलिए एक्स बराबर हो गया बी साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर लिखिएगा तो क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बाई बाटी क्या होगा? बी होगा। तो बाई इक्वल टू होगा बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यदि वेक्टर बी लिखिएगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर साइन वाला पहले लिखते हैं तो ये याद कीजिए, साइन कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग है कि निगेटिव एक्स के अलोंग है? अगर बी साइन थीटा लिखते हैं तो ये आई कैप होगा, और कॉस थीटा वाला भी होगा बी कॉस थीटा, वो क्या होगा आपका? जे कैप होगा प्लस के साथ। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो बोलिए, आराम से बोलिए, टेंशन मत लीजिए। हर हाल में बतलाइए कि सर हमको कष्ट है, तो कष्ट का निवारण हो जाएगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन अभी तुरंत आपको देने वाले हैं, सबको तुरंत बना के दिखलाना है, बस इतनी सोच लीजिए। और नहीं तो कष्ट है तो अभी भी बोलिए, हम समझाने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी एकदम तैयार है। देख लीजिए ध्यान से। और बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है आपका, है ना, बहुत सिंपल है। आप केवल समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए बहुत भारी कुछ नहीं होता है, बशर्ते कि लगातार रेगुलर वे में पढ़ा जाए। इरेगुलर मत होइए केवल, बस। अब शादी ब्याह होगा तो वहां चले जाइए घूमने के लिए, तो घूमने जाइएगा तो फीसो तो घूमने निकल जाएगा। तब फिर इसको खोजिएगा कहाँ? खोजने में टाइम लगेगा फिर आपको। देखिए क्वेश्चन जो है अगला जो है आपके लिए है, सबको सॉल्यूशन कर करके अभी भेजना है तुरंत सभी लोग को। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, ये आपका एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये जो है आपका एक्स है और ये आपका जेड एक्सिस है। देखिए लिख दिए हैं पूरा, जेड एक्सिस है। छठा नंबर में जो है यहाँ पर, ये आपका जो है ये आपका पाई है और ये आपका जेड एक्सिस है। और सातवां नंबर जो क्वेश्चन है मैं यहाँ दे रहा हूँ, सातवां नंबर है ना। सातवां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है आपका, इस तरह से देख लीजिए। और ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और आठवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये भी आपका है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन अब शुरुआत होता है। यहाँ पर जो है एक वेक्टर इधर है
जिसका नाम है डी वेक्टर, और थीटा जो है इधर ऊपर से, अब बनाना शुरुआत कीजिए आप लोग। एक वेक्टर जो है आपका ई वेक्टर है, जिसका एंगल थीटा इधर से है, इस बात को समझ लीजिए। एक वेक्टर अगला जो है आपका इधर है, एफ वेक्टर है, जिसका एंगल थीटा इधर से है। एक वेक्टर आपका इधर है, जो आपका जो है जी वेक्टर है, जी वेक्टर और थीटा इधर से है। एक वेक्टर आपका इधर है ऐसे, आपका ये एच वेक्टर है, जिसका थीटा इधर से है। एक वेक्टर आपका इधर है ऐसे, और आपका थीटा इधर से है। ये वेक्टर है जो आपका एम वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एम वेक्टर। सभी वेक्टर को एक बार मोबाइल से फोटो क्लिक कर लीजिए, है ना, सभी का फोटो स्क्रीनशॉट लीजिए मतलब, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सारा क्वेश्चन को बना करके अभी तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है 5 मिनट के अंदर। पहले क्वेश्चन उतारने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब आराम से बनाइए, फटाफट एक एक क्वेश्चन बनाइए, उसका भेजते जाइए। एक एक क्वेश्चन बना के, इन्हें कि सारा बना करके ही भेजना है। एक क्वेश्चन बने भेज दीजिए, एक क्वेश्चन बने भेज दीजिए, एक क्वेश्चन बन जाए भेज दीजिए। फास्ट में देखते हैं कि कौन कितना। मीटिंग इंड हो जाए फिर से मीटिंग ज्वाइन करिएगा, भागिएगा नहीं, बहुत लोग को पता ही नहीं चलता है। मीटिंग इंड होगा तो उसी पर फिर से दोबारा क्लिक करना है, 1-2 मिनट के बाद आपका ज्वाइन हो जाएगा अपने आप। और जल्दी जल्दी बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरुआत कीजिए, मीटिंग भी इंड हो जाएगा, इसलिए फिर मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन तब तक बना के भेजिए जल्दी से, फास्ट में। देना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि कंटिन्यूटी में क्लास चाहिए, है ना। आप लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी में नहीं रह पाते, इसलिए गड़बड़ होता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले सबसे पहले जितना समझे हैं उसमें से देखिए, हम आपको याद करने का 2 तरीका बताए कि इतना मत बनाइए, डायरेक्ट बनाइए। और आपको पता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो तिरछा होता है वो हाइपोटेनस होता है, जिसके साथ एंगल सटा होता है वो बेस होता है। यानी बेस है, बेस में cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस बात को अगर समझ में आ गया होगा तो आज के बाद याद भी कर लीजिए अब और शॉर्ट में, कि किसी भी वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल सटा हो उधर हर हाल में cos थीटा जाएगा। याद हो गया? उसी क्वाड्रेंट में, मतलब ये एक्स बाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसी में दूसरे तरफ साइन का कंपोनेंट जाएगा। याद हो गया? देखिए वो रूल यहां भी लगाएंगे। देखिए जिस वेक्टर का जिस एक्स के साथ एंगल सटा हुआ हो उधर cos कंपोनेंट जाएगा, उसी क्वाड्रेंट में उसके अपोजिट वाले की तरफ साइन कंपोनेंट जाएगा। देखिए हम वही लिख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस वेक्टर का जिस एंगल जिसके साथ एंगल सटा हो उधर cos कंपोनेंट जाएगा, और उसके उल्टा उसी क्वाड्रेंट में साइन कंपोनेंट जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, जिधर से एंगल सट गया है, तो एंगल इधर से सटा है, तो जी cos थीटा इधर होगा और जी साइन थीटा इधर होगा। देख लीजिए ध्यान से, जिधर से एंगल सट गया उधर cos कंपोनेंट होएगा, और जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन कंपोनेंट होएगा। अब देखिए ध्यान से, जिधर से एंगल सट गया उधर cos कंपोनेंट तो होगा, जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन कंपोनेंट होगा। याद हो गया टेक्निक? देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए, अब यही याद करना है, उतना नहीं करने की जरूरत है आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम कर देना फटाफट। सब लोग को समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट भी है? बोलिए जल्दी से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको कष्ट हो, बस इतनी सोच लीजिए, आप समझ सकते हैं बात को, बहुत इजी है। अब 3 का आंसर यहाँ लिखते हैं, 3 का आंसर क्या होगा? वेक्टर डी है। तो देखिए अब आप जब ये वाला लिखे हैं तो इसमें और आसान है सोचना, ये जे की ओर है तो डी cos थीटा जे, ये माइनस आई की ओर है, यहां से देखिए ओरिजिन से पता भी चल जाएगा डायरेक्ट अगर ऐसे लिखिएगा तो, डी साइन थीटा आई कैप। देख लीजिए ध्यान से, इसमें भी वही बात है। देखिए वेक्टर ई बराबर जब लिखिएगा तो cos इधर है तो लिखिएगा ई cos थीटा आई कैप, लेकिन माइनस में है, माइनस साइन यहाँ पर, फिर ये प्लस में है ई साइन थीटा जे कैप। देखिए लिखना कितना आसान है।
लेकिन बात और भी समझिए इधर, अगर इधर आपका एफ वेक्टर लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो एफ वेक्टर में देखिए इधर आपका साइन कॉस जो है नेगेटिव एक्स में है, तो माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप होगा। देख लीजिए, माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप, ये माइनस एफ साइन थीटा जे कैप, माइनस एफ साइन थीटा जे कैप होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आप गौर से देखिए और समझने की बात कीजिए। यहाँ कोशिश से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा उस बात को समझिए अब, ठीक है। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब जी वेक्टर लिखते हैं, क्या होगा, तो देखिए जिधर से एंगल सट जाए उधर कॉस होगा, यानी जी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से, लेकिन ये माइनस में होगा और इधर सॉरी, एक मिनट और रुक जाइए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ। देखिए यहाँ जेड लिखा हुआ था ना, तो जेड था तो ये जेड की ओर होगा, यानी यहाँ के कैप हो जाएगा। तब तो क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस कंपोनेंट, तो इधर तो कॉस कंपोनेंट था, तो माइनस जी कॉस थीटा, ये जे में है, नीचे जे है, तो माइनस जे हो गया। फिर इसका देखिए जेड है ये, तो के निगेटिव होगा, माइनस जी साइन थीटा के कैप। देखिए बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। उसी तरह से यदि आप यहाँ एच वेक्टर लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एच वेक्टर इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर है एक्स बाई है, तो इधर गया है कॉस, यानी पॉजिटिव एक्स में गया है कॉस, तो एच कॉस थीटा आई कैप होगा। ये निगेटिव में गया है साइन, तो माइनस एच साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। जो रहेगा वही लिखाएगा। देखिए एम वेक्टर लिखना चाहते हैं तो एम वेक्टर लिख लीजिए, क्या कष्ट है आपको। एम वेक्टर में देखिए आपका कॉस नीचे बाई की ओर गया है, तब माइनस एम कॉस थीटा जे कैप, और ये प्लस में गया है तब प्लस एम साइन थीटा आई कैप। हाँ, थक गए, क्या किए हम, थक गए। अब आप सोचिए कि आप क्या हुआ आपके साथ, सब कुछ समझ में आ गया सभी लोग का कि किन्हीं को कष्ट है। जिनको कष्ट है माइक ऑन कीजिए, आराम से क्वेश्चन पूछिए। देखिए हम बता देते हैं, इस तरह से ऑनलाइन में शायद ही कोई टीचर पढ़ाते हो कि डायरेक्ट आपसे टॉक करके आपको सब कुछ बता देते हैं। सारा पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्ड होके चलता है, 1 वे पढ़ाई होता है। यहाँ 2 वे है, यानी आप भी पूछ सकते हैं जो दिक्कत है और हम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सब लोग को समझ में आ गया है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद एग्जाम होगा, परीक्षा होगा आप लोग का, है ना, तुरंत का तुरंत। अभी तो इसको मिटा देते हैं, बाकी तो रिकॉर्डिंग वीडियो में रहेगा आपके पास, है ना। वहां से फिर नोट्स बना के सारा भेजना है, नोट्स बना के। देखिए नोट्स बनाइएगा तो उसे 2 फायदा होता है। एक तो आपको क्या होता है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, नोट्स कॉपी में बन जाएगा, दोबारा पढ़ने में तुरंत पढ़ लीजिएगा। ऐसे वीडियो बार बार देखिएगा तो जानते क्या होगा, हर बार 1.5 घंटा जाएगा टाइम। और ऐसे नोट्स बनाए रहिएगा तो 10 मिनट में काम हो जाएगा, फटाफट पेज पलटिएगा, काम खत्म। इसे नोट्स भी बनाना है, लेकिन अभी साथ साथ नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा 1-1.5-2 घंटा या शाम तक उसके बाद, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, है ना। फिजिक्स तो सिखा ही देंगे हर हाल में, बस इतना याद कीजिए। अब आप लोग की बारी है, अब थोड़ा मैथ पर आते हैं। 7-8 क्लास का जो मैथ है ना उस पर आते हैं और आपसे थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आखिर क्या होगा और नहीं होगा। तो ठीक है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और रिजोल्यूशन ऑफ और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बात आपको बताते हैं, इसका यूज क्या इतना भयानक होता है ना, उस भयानक वाला यूज को सिखाते हैं आपको, ध्यान से दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में 8 क्लास में, ये है आपका क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है।
क्या है आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस बात को समझ लीजिए। सब लोग को पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? कितने लोग को पता है? जो जिनको पता है तुरंत हाथ खड़ा करके बताएंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, इसका हाइट क्या होता है ये बताना है। इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए आप लोग, अगर याद है तो। ये रेड लाइन से जो खींचे हैं परपेंडिकुलर, कितना? √2a। √2a। चलिए एक आंसर आ गया। और बोलिए कोई, अपना माइक ऑन कीजिए आप, ऑफ। और किन्हीं को पता है तो बोलिए जल्दी से, बोलिए। और बोलिए किन्हीं को, देखिए सब भूल गए ना, निकाल के बताइए आप लोग अगर आपको इच्छा है तो। कितना? √3a/2। √3a/2। और कोई बोलिए ऑप्शन। अपना माइक बोल करके ऑफ कीजिए। अंकित अपना माइक ऑफ कीजिए। √3/2 into √3/2 निकाल के बता रहे हैं आप लोग, नहीं? अब क्या ऐसे निकाले हैं आप लोग? इसको a/2 मान लिए होंगे, हम आपका बुद्धि समझ रहे हैं ना, a/2 मान लिए होंगे। और ये हाइपोटेनस हो गया, इसको निकालना है तो आप लिखते हैं कि मान लीजिए कि इसको निकालना है आपको, इसको h मान लीजिए, इसको निकालना है तो आप लिखिएगा ना कि h का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही ना पढ़ते थे, याद कीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखते थे। तो h का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 लिखते थे, याद कीजिए। और h स्क्वायर बराबर फिर से लिखते थे, इसको घटाइए तो एलसीएम लीजिएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 लेते थे, तो h स्क्वायर बराबर लिखते थे 3a स्क्वायर बाई 4 लिखते थे। और तब h बराबर लिखते थे रूट लेने के बाद √3a/2। क्या आप लोग इसी तरह से न समझते हैं बात को? बोलिए जल्दी से, ध्यान से। आप लोग इसी बात को न समझते हैं कि दूसरे बात को समझते हैं? बताइए। अब देखिए मेरा वेक्टर का कमाल, वेक्टर का कमाल देखिएगा तब ना बेहोश हो जाइएगा फट से। देखिए वेक्टर का कमाल देखिए, आपको पता है ये एंगल कितना है? बोलिए जल्दी से कोई, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बोलिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। अब यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए ऐसे, तो ये इसको मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, दिमाग में मानिए। इसको मानिए कि वाई एक्सिस है। अब सोचिए कि ये एक वेक्टर है जो ऐसे है खड़ा है, जिसका लंबाई a है और एंगल इसके साथ 60 डिग्री है। तो आप बताइए यहाँ बेस वाला कंपोनेंट जो होगा ये क्या होगा? एक cos 60 डिग्री होगा। cos 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी a/2 आ गया। तो आपको पता है ना कि ये वाला a/2 होता है। देखिए वेक्टर प्रूफ कर दिया, ये वाला a/2 ही होगा, तो इसको भी वो प्रूफ कर देगा। परपेंडिकुलर वाला क्या होता है? a sin थीटा होता है, तो a sin 60 डिग्री हो गया क्योंकि थीटा 60 डिग्री है। अब sin 60 √3a/2 होता है, तो √3a/2 हो गया आंसर फट से। आप ऐसे निकालना पसंद करेंगे कि वैसे निकालना पसंद करेंगे, ये आप बताइए। अब वाला वेक्टर, हाँ तो याद कीजिए, अभी तो ये डेमो है। जितना ज्योमेट्री में पहले पढ़े हैं ना वो सबको वेक्टर से सॉल्यूशन करके दिखा देंगे, वो भी तुरंत का तुरंत। यानी भूल भी गए हैं फार्मूला तो फट से आंसर बताने के लिए तैयार है। और वेक्टर जो है आपका ट्रिगो और कोऑर्डिनेट का मिक्सचर है। बार बार हम बता रहे हैं इस बात को, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कोई ज्यादा कष्ट आपको नहीं होगा, है ना। तब देखिए एक एग्जांपल बताए ना कैसे आंसर आपका सही आ जाएगा तो फट से। यानी अब भूल भी गए हैं बहुत सारा चीज, तो उसको हम निकाल के यहाँ से सिखा देंगे कैसे निकाला जाता है। और जो सर्किल के अंदर ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्किल होता है, उसमें रेडियस और आपका साइड में जो रिलेशन होता है वो सब आप लोग भूल जाते हैं। वो सारा रिलेशन वेक्टर से प्रूफ करेंगे बाद में। लेकिन अभी सिर्फ एक इसलिए बताएं कि यूज हम लोग कैसे करते। देखिए इतने बड़े सोल्यूशन को फट से यूज करके बता दिया आंसर, तो हमको ये वाला कंसेप्ट ज्यादा आसान है। हाँ लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बहुत दिन पढ़ लिए, 3-4 साल पढ़ लिए तो दिलो दिमाग में एकदम बस गया। आई पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कष्ट है,
लेकिन वो कष्ट भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो ये भी एग्जाम्पल आपको लिख लेना है, तब जब फिर कॉपी बनाएंगे तब सब कुछ एग्जाम्पल के सहित लिख लेना है कि जैसे फिगर बनाए वैसे ही बना के अलग अलग कलर से डिजाइन दे करके लिखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद। कहीं से भी कहीं का भी ऐसा नहीं कि अब एक्स वाई कंपोनेंट भी होगा, और भी कंसेप्ट यहाँ है। तिरछा में भी ये काम करता है, जैसे एक लाइन कोई ऐसे तिरछा दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, एक लाइन इस पर ऐसे तिरछा दिया हो, ऐसे दे दे और तब ऐसे लिख दे ये, और कहे कि ये वेक्टर ए है और इसके बीच का एंगल ऐसे 30 डिग्री है, तिरछा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पर क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। कहाँ, जहां पर परपेंडिकुलर पड़ सके वहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए। जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिए तो अगर ये मालूम है तो इसकी लंबाई आपको पता चल गया। कहिए कैसे, इधर ए cos 30 डिग्री होगा। देखिए ये लंबाई तुरंत बता देगा, तिरछा रहे सीधा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, फट से बताया, क्योंकि कंसेप्ट ही हो गया जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट, एकदम याद कर लीजिए, जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट। आने की बहुत फायदे की बात ये करवाएगा आगे चल करके, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन अब बहुत लंबा बनाते थे, यहाँ पर सारा क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने की कोशिश होगा, है ना, और थोड़ा जल्दी भी। तो उसी टेक्निक के लिए हम लोग यहाँ जोड़ घटाव पढ़ेंगे, तो कहीं भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ये सब टेक्निक को, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करें, ये सब बेसिक चीज था पढ़ना, मतलब कि जोड़ पढ़ने के पहले आप लोग को ये जानना था कि स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाए, उसमें यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आई जे के वाला। तो आई किसके लिए आया, जे किसके लिए आया, के किसके लिए आया। फिर आपको रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का 1D 2D 3D का, फिर रिजोल्यूशन हुआ वेक्टर का, है ना, आई जे के में कंपोनेंट में ब्रेक किए। अब इसके बाद जोड़ पढ़ना है। अब जोड़ का भी यहाँ बहुत तरह तरीका है, एक तरह से जोड़ नहीं होता है, यहाँ जोड़ का तरीका पढ़ना है। यानी अब हम लोग को हेडिंग होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। यही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और एक बात बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, सब लोग मेरे व्हाट्सएप पर आराम से भेजिएगा, है ना। दोनों का कंडीशन अलग अलग होगा, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको ऑफलाइन पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जो ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, है ना। और अगले सप्ताह से ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं, मतलब बंद उनके लिए कर रहे हैं जो ऑफलाइन पढ़ेंगे। दोनों में एक कोई चूज करना है, दोनों नहीं तो दोनों का फीस देना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो समझ लीजिए बात ध्यान से। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। यहाँ दो होता है, मेनली दो होता है। फॉर टू वेक्टर, मात्र दो वेक्टर रहेगा फॉर टू वेक्टर के लिए, सिर्फ दो ही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उसको ऐड करना है। तो क्या मतलब, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना पहले, एक अंक का जोड़, दो अंक का जोड़, दो अंक से ज्यादा का जोड़। एक अंक के जोड़ में कैरी नहीं होता था, दो अंक के जोड़ से कैरी चलता था। कैरी समझते हैं ना, लेके चलते थे यूनिट से 10 था, 10 से 100 की ओर। तो फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन के लिए, और मोर देन टू वेक्टर के लिए होगा, मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन और दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन। दो कंडीशन है, दो वेक्टर के एडिशन के लिए दो रूल है। कितना रूल है, दो रूल है। एक का नाम है ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ,
दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो है आपका तीसरा जो है, इसका नाम जो बदल गया, तो इसका है एकमात्र, इसको कहते हैं पॉलीगोनल, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब 3 तरह का एडिशन हो गया, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगोनल। पॉली मतलब होता ही 2 से ज्यादा साइड को पॉलीगोनल कहते हैं, बहुभुज इसका होता है हिंदी। पॉलीगोनल मतलब बहुभुज, 2 से ज्यादा, उसको बहुभुज कहते हैं। 3, 4, 5 से जो साइड हो उसको पॉलीगोनल कहते हैं। तो 2 लॉ का एडिशन और 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन एक साथ देखना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का कंसेप्ट क्या, उसको समझिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये कहा जाता है कि यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल आ जाए, सेकंड वेक्टर का टेल आ जाए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल आ जाए, तब फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। याद कीजिए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर अगर सेकंड वेक्टर का टेल आ जाए तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस तरह के एडिशन को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। जबकि पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि 2 वेक्टर एक ही जगह से ओरिजिनेट करेगा, 2 वेक्टर एक ही जगह से ओरिजिनेट करेगा। देखिए 2 वेक्टर एक ही जगह से ओरिजिनेट किया है, दोनों का ओरिजिन एक है, यानी को इनिशियल वेक्टर है दोनों। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। अब इस वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाइए और इस वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाइए। तो इस वेक्टर के पैरेलल अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर बी कहलाएगा, इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर है तो वेक्टर ए कहलाएगा। देखिए ध्यान से, अलग अलग कलर से इसलिए बनाया। और तब दोनों वेक्टर का टेल जहां है और दोनों वेक्टर का हेड जहां है, उस डायगोनल को मिला दीजिए, उस डायगोनल को क्या करिए? मिला दीजिए। तो डायगोनल क्या कहलाता है? रिजल्टेंट कहलाता है। डायगोनल क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। इसका पिक्चर कैसा बन गया? पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, इसलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ये 2 वेक्टर का इसमें भी ऐड है, 2 वेक्टर का इसमें भी ऐड है, लेकिन इसको देखिए कैसे ऐड करते हैं, इसको कैसे ऐड करते हैं, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? कहता है कि यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल आ जाए, सेकंड वेक्टर के हेड पर थर्ड वेक्टर का टेल आ जाए, थर्ड वेक्टर के हेड पर फोर्थ वेक्टर का टेल आ जाए, फोर्थ वेक्टर के हेड पर फिफ्थ वेक्टर का टेल आ जाए, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। यानी 3 वेक्टर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह से अरेंज होना चाहिए। लेकिन याद कीजिए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड का टेल, सेकंड के हेड पर थर्ड का टेल, थर्ड के हेड पर फोर्थ का टेल, फोर्थ के हेड पर फिफ्थ का टेल। और तब लास्ट में यदि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जो वेक्टर मिला दें, वह वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो पहले टर्म कंडीशन तीनों का समझ में आ गया आप लोग को? देख लिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। टर्म कंडीशन तीनों वेक्टर का एडिशन, तीनों लॉ जो है उसका समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना? बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, यानी कि किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमसे दिल खोल के पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। बोलिए जरा जल्दी से। तो अब आगे कुछ और बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा।
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से ऐसे। तो एक एंगल इधर बन रहा है बाहर में, और एक एंगल बन रहा है अंदर में, बन रहा है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन सा लेंगे, अंदर वाला लेंगे कि बाहर वाला लेंगे, ये सोचना पड़ेगा। अब अंदर वाला एंगल लेंगे या बाहर वाला एंगल लेंगे, कोई बोलिए। बाहर कौन सा वाला एंगल से लेना है, बाहर वाला क्यों लेंगे। सर के बी पे एरो राइट साइड है। हाँ बी पर नहीं, ए पर। ए Yes. वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन जब इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल बाहर वाला लेंगे। याद रखिएगा इस सब बात को, भूल जाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर बाद में, ये थीटा एंगल लिखाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल देख लीजिए, थीटा ये होगा, देख लीजिए थीटा ये होगा, क्योंकि दोनों का टेल एक ही जगह है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन के बीच का एंगल लेते हैं। और वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल को यहाँ अल्फा माना जाता है। ये सब याद करके रखना, अगले क्लास में सबका यूज करेंगे। ये अल्फा एंगल माना जाता है। यहाँ भी वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल जो होगा आपका, ये एंगल अल्फा ही होगा, देख लीजिए ध्यान से, वो एंगल अल्फा ही होगा। और जरा गौर कीजिए यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन ऐसे कर देते हैं तो देखिए ध्यान से, वेक्टर बी दोनों पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है, बोलिए जल्दी से। ये वेक्टर बी दोनों पैरेलल है या नहीं है, तो है सर। क्योंकि पैरेललोग्राम लो है तो है। तो आपको पता है कि वेक्टर बी पैरेलल है, तो वेक्टर ए जो है उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, यानी दो समानांतर लाइन ये हो गया। कौन, वेक्टर बी दो समानांतर लाइन हो गया, और इसको कहते हैं हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इस एंगल का नाम क्या है आप लोग बोलिए। ये एंगल और इस एंगल का नाम क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा आप लोग बोलिए जल्दी से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और वो समान होता है कि उल्टा होता है हमको पता नहीं है। इक्वल होता है सर। तो ये भी थीटा लिख दें। और इतना Yes, अगर sir. थीटा लिख दिए तो एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से, हम इसको ऊपर वाला को अगर मिटा दें ऐसे, ऊपर वाला को ऐसे ढक दें, तो देखिए हमको दिखाई देगा ये अल्फा, ये थीटा, ये वेक्टर भी, ये रिजल्टेंट, ये तीन लाइन को देखना है, तो लगता है ट्रायंगल लॉ बन गया आपका। यानी पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल लॉ है, याद कर लीजिए ध्यान से। तो दोनों के लिए यहाँ दो, चूंकि दो वेक्टर का एडिशन है, तो दोनों लॉ एक ही है लगभग, 100% तो कह ही सकते हैं, थोड़ा बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको कि थीटा है दोनों केस में, जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, इस बात को समझ लीजिए। और अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर है। कौन, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मतलब परिणाम। अब बिल्कुल थक गए हैं, सुबह से क्लास चल रहा है, अब एनर्जी खत्म मेरा, अब क्लास बंद। और अगर कोई को कुछ पूछना है तब बोल दीजिए ध्यान से, क्योंकि अगले क्लास में पढ़ाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन का जोड़, अगले क्लास में जोड़ सिखाएंगे। उसके पहले सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमको बताइए, और हम बार बार कर रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या पढ़ना है, चूज करके हमसे आज बात कर लीजिए, पहले व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि हमको ऑनलाइन पढ़ना है, हम आपसे फोन कर लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से बैच का टाइमिंग सेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग जो मंडे आएगा हो सकता है उसमें हम ऑफलाइन कॉल चालू कर देंगे आप लोग का। जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ना है उनको ऑफलाइन। सर तो अभी ऑफलाइन आपका चल रहा होगा ना। जी नहीं, चालू हो जाएगा, यहीं से कब चालू से? होगा। मैंने कहा ना कि सोमवार से चालू हो जाएगा, आप लोग का सोमवार के बैच है। सर तो न्यू बैच कौन सा स्टार्ट